Yes. ठीक है ना? Yes. Om Shanti, everyone. So let us start today's session on chapter 5. So I want to share my screen, but it is showing that host disabled participant screen sharing. अच्छा, give me a moment. So this is chapter 5. It is a very short chapter. Now try. Okay. Yes. Now it's showing. Okay. Can you see my screen? Yes, we can see. Okay. So this is chapter 5. Exploring mindfulness further. तो इस चैप्टर में, इस बुक में माइंडफुलनेस को 3 चैप्टर्स डेडिकेट किए गए हैं. So this is a very important topic in this book. So पहले हमने what and how of mindfulness सीखा. फिर अभी इस चैप्टर का पर्पस है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ स्क्रॉल करके, ये इस चैप्टर का पर्पस है. दिस चैप्टर इनवाइट्स यू टू एक्सप्लोर mindfulness further by trying some additional practices adapted from the ancient tradition of meditation and now appearing in many clinical settings that teach mindfulness based approaches for a variety of health related conditions. तो अगर हम गूगल करें ना, तो माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल है. लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और जैसे माइंड वैली और ये सब वेस्टर्न कल्चर में माइंडफुलनेस को बहुत ही ओपनली एक्सेप्ट किया गया है. और क्यों एक्सेप्ट किया गया है, व्हाई इज माइंडफुलनेस सो लाइक्ड बाय एवरीवन, तो वो इस चैप्टर में हम समझेंगे. सो इस बुक की ऑथर, just a minute. I'm really sorry I kept you all waiting. There was someone at the doorbell. Sorry. So Marsha Linehan, who developed dialectical behavior therapy, she accepts that she has drawn from the practice of Zen. Now, what is Zen? Zen comes from Buddhism. Buddhism practices. It is a sitting meditation with practicing like focusing on calming the mind through breathing and raising self-awareness. So ये zen को, जो बुद्धिज्म में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, इसे मार्शा लिनेन ने अपनी बुक में डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में
यूज किया है वो इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं, और इस चीज को वेस्टर्न प्रैक्टिसेस में बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया गया है। और एक चीज जो ऑथर बता रहे हैं इसमें कि in the past 25 years many healthcare professionals have been interested in mindfulness and its applications in treating a wide variety of health related conditions ranging from stress to anxiety to depression to cancer। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे माइंडफुलनेस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में यूज किया जाता है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। In bringing mindfulness forward in Western healthcare settings, the ancient teachings and wisdom of various contemplative and meditation practice traditions have provided much valuable insight। तो ये details हैं जो चैप्टर में हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि mindfulness का कितना importance है। Not only mental and emotional health, but physical health में भी mindfulness बहुत contribute करती है। ये माइंडफुलनेस इतनी फेमस क्यों है, इसका रीजन ऑथर ने बताया है कि इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजियस बिलीफ और एनी कल्चर और एनी पर्टिकुलर ट्रेडिशन। सो द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इज ट्रूली समथिंग फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे हमने देखा इंडिया में जो बाबा रामदेव ने योग को इतना पॉपुलराइज किया, प्राणायाम वगैरह को। सो पहले जैसे कई लोग बोलते थे कि नो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली हिंदुइज्म, क्योंकि शायद इसमें ओम वगैरह का उच्चारण करना पड़े, और शायद अभी भी कुछ कंट्रीज में बैन भी है ये इंडियन योगा ये सब। बट उसी तरह जैसे कि वो मतलब कि ऐसा हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी की वेलनेस के लिए अगर हम प्राणायाम करते हैं या योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी कल्चर और रिलीजन। सिमिलरली माइंडफुलनेस किसी कल्चर या रिलीजन से जुड़ी हुई प्रैक्टिस नहीं। सभी ब्रीदिंग करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, अपने नॉन जजमेंटल बनना, और कैसे हम जैसे हमने इसकी पूरी प्रैक्टिसेस लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने समझी। तो इमोशंस और ब्रीदिंग तो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो। इसीलिए माइंडफुलनेस इज वेरी ओपन प्रैक्टिस, इसीलिए इसे बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया गया है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, एक्चुअली दिस चैप्टर फोकसेस ऑन दिस, दैट kindness, compassion, spaciousness, stillness. This chapter invites you to bring attention more consciously to these qualities and discover their power to support and deepen your practice of mindfulness। तो जैसे लास्ट 2 चैप्टर्स में जब हम माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ये प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्पिरिट के अंदर वर्च्यूज और पावर्स नहीं है तो वो मेडिटेशन हमें बहुत देर हेल्प नहीं कर सकता है। तो इस चैप्टर में इस बात का मुझे आंसर मिला कि जब तक हम अपने अंदर काइंडनेस, कंपैशन, स्टिलनेस, साइलेंस को नहीं डेवलप करते हैं तो वो मेडिटेशन बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे सकता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ऑथर ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि इन डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी अ कोर हाउ स्किल इज बीइंग नॉन जजमेंटल। तो ये नॉन जजमेंटल के बारे में ऑथर ने कहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी नॉन जजिंग, है ना। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। नॉन जजमेंटल बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर सिचुएशन आती है एक्चुअली में, तब हम कितना उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। हम सभी जुड़े हुए राजयोगीज हैं, हमसे अच्छे से ये कौन जान सकता है कि अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस पावर हर सिचुएशन में माइंड स्टेबल रहे। इट इज a big challenge. So in fact, the habits of judging and criticizing are deeply ingrained in nearly everyone for a wide variety of reasons. Because of this deep habit, energy of judging, meditation teachers have long taught the importance of building a foundation for mindfulness upon attitudes of kindness and compassion. मतलब जब तक हमारे अंदर काइंडनेस और कंपैशन नहीं होगा तो मेडिटेशन का हमें कुछ खास फायदा होने वाला नहीं। इसीलिए सिर्फ ब्रीदिंग को रेगुलेट कर लिया या हमने विजुअलाइजेशन कर लिया
that will benefit for only that much time, 15 minutes के लिए, 20 minutes के लिए. लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, kindness and compassion को develop करते हैं अपने अंदर, in attitudes को, तब वो meditation actually benefit देने लगता है. So बहुत अच्छे से ये बात कही गई है कि compassion is a fundamental principle of meditation. Meditation is not a narcissistic, self-interested path. It provides the foundation for love, integrity, compassion, respect, and sensitivity. So in recent years, health psychologists have begun to look more deeply at the positive emotions and attitudes and their role in promoting health. तो आप समझ रहे हो हेल्थ और मेडिटेशन के बीच कितना डीप कनेक्शन है कि जब हम मेडिटेटिव बनते हैं, हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस, एटीट्यूड्स जनरेट होते हैं, वो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं. और ये चीज अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और साइंस ने भी अब इसे जैसे एक तरह से मान लिया है. मेनी ऑफ द रिसर्चर्स आर प्रूविंग दिस. तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, ये अब सब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब एक टर्म इसमें है लविंग काइंडनेस, डिजर्व स्पेशल मेंशन. अब ये लविंग काइंडनेस एक मुझे तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज लगा, एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन द वेस्टर्न कल्चर. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मेटा मेडिटेशन. तो इसमें क्या करते हैं, लविंग काइंडनेस इज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज डीप फ्रेंडलीनेस एंड वेलकमिंग, or as a quality embodying compassion and cherishing, filled with forgiveness and unconditional love. तो forgiveness and unconditional love, ये है loving kindness. It is deep human capacity, always present, at least potentially. It can be seen when one observes a mother tenderly caring for her child. एक mother तो child के लिए care कर लेगी, लेकिन हर human being के अंदर potential है फॉरगिवनेस का और अनकंडीशनल लव का. आप सोचो ये कितनी गहरी बात है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दिस पोटेंशियल, उसके अंदर होता है ये पोटेंशियल. ये अलग बात है कि हम उसको कितना टैप करते हैं या उससे कितना कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी जो इनर कोर क्वालिटीज होती हैं उनसे हम कनेक्ट हो पाते हैं. दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन. वी ऑल नो दिस, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस ना. सो लविंग काइंडनेस can be a powerful aid to your mindfulness practice. All you need to do is to admit and allow the feelings of kindness and compassion into your way of paying attention mindfully. तो ये कैसे करना है? जब हम मेडिटेशन करें तो इन फीलिंग्स को इमर्ज करना है, काइंडनेस को और कंपैशन को, और उस पर अपना अटेंशन फोकस करना है माइंडफुली. तो यही माइंडफुलनेस है कि हाँ ये चीजें मेरे अंदर हैं, इट इज इनसाइड मी, काइंडनेस एंड कंपैशन. और उसको हम मेडिटेशन में माइंडफुली उसको फील करें, उस पर अपना अटेंशन लेकर जाए. सो रेस्टिंग इन काइंडनेस दिस वे विद कंपैशन एंड अफेक्शन एम्बेडेड इन योर अटेंशन can protect you from the deep habits of judging and criticism and support you in the how dialectical behavior therapy skill of being truly non-judgmental. तो non-judgmental बनने के लिए, जैसे ऑथर ने कहा, ये सबकी एक डीप इनग्रेन्ड हैबिट है, और इससे इसको पार करना तभी पॉसिबल होगा जब हम कंपैशन और लविंग काइंडनेस को अपने अंदर डेवलप करेंगे. तभी हम ट्रूली नॉन जजमेंटल बन पाएंगे. नॉन जजमेंटल मतलब हम बिल्कुल जज नहीं करें, क्रिटिसाइज नहीं करें लोगों को, सिचुएशंस को, और उनको एक्सेप्ट करें. तो जैसे कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है ही एक्सेप्टेंस एंड चेंज के बारे में, तो इसी को ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में. अब ये एक्सरसाइज आती है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर द लविंग काइंडनेस ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स. सो एवरीथिंग बिगिंस विद द सेल्फ. जब तक आप अपने लिए, आपके अंदर लविंग काइंडनेस नहीं होगी, आप किसी और के लिए तो सोच भी नहीं सकते हो. सो फर्स्ट यू हैव टू जनरेट दैट लविंग काइंडनेस, दोस फीलिंग्स ऑफ कंपैशन फॉर योरसेल्फ, देन इट विल फ्लो टू अदर्स. तो इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, अ ब्रीफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, we'll do this in the ending. It's a very beautiful practice. We'll do it, okay? So now the next thing in this chapter is attention to spaciousness and stillness deepens mindfulness. कि जब हम ये इसका सार यही है कि जैसे इसमें एक मेटाफर है
ओशन का, ये एक मेटाफर, इसको क्या बोलेंगे भाई जी, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतीक, हाँ, है ना? हाँ, मेटाफोर प्रतीक हाँ बोल सकते हैं, या कभी किसी चीज का रेफरेंस दे करके हम मेटाफोर का यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे एक ओशन होता है, उसमें वेव्स होती हैं, तो ओशन और वेव्स, एक समुद्र है, उसकी लहरें हैं, दोनों अलग होते हुए भी एक है, कि although the waves are varied and can be intense and dramatic, they still are made up of water and are part of the greater ocean, even down to the deepest depths. It is said that your wholeness मतलब हमारे अंदर एक wholeness है, sometimes called the big mind or some similar term, is like the ocean, while the parts means feelings, thoughts, stories in your minds are like the waves. तो जैसे इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मन एक ओशन की तरह है, एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, और उसके अंदर उठने वाली भावनाएं, संकल्प और जो कहानियां हमारे मन में उठती हैं किसी के बारे में या अपने बारे में, तो ये एक तरह से लहरें, है ना, constantly rising and falling, appearing, disappearing, while their essence, the ocean is always present. है ना, कि जैसे हम एक, ये ओशन का एग्जाम्पल कितना अच्छा है, ओशन में लहरें उठती हैं, तो जैसे हमारे मन में संकल्प उठते हैं, बिल्कुल ये लहरें वैसी ही। तो इस होलनेस को एक्सपीरियंस करना है हमें। हम क्या करते हैं, हम केवल अपने संकल्पों भावनाओं में बहते रहते हैं, उनको ही समझ लिया अपना अस्तित्व, लेकिन हमारा अस्तित्व बहुत विशाल है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो उसके लिए अपनी होलनेस के साथ जुड़ना, ये माइंडफुलनेस हमें सिखाती है। तो इस चैप्टर में इसके लिए 2 एक्सरसाइजेस दी गई हैं कि इसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे ये और अगर इसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं। कि इसमें मैं एक चीज खास मेंशन करना चाहूंगी कि एक स्पेस होती है, कभी भी जैसे 2 साउंड होते हैं, जैसे आप जैसे लास्ट चैप्टर में हमने प्रैक्टिस किया कि हम अपने सेंसेस को फोकस करें। सपोजिंग आप लिसन कर रहे हो, जैसे कोई चिड़िया चहक रही है, तो उसके चहकने के बीच एक छोटी सी गैप होती है, उस पर हमें अटेंशन अपना फोकस करना है। और जैसे चीजें पड़ी है, अगर हम चीजों को देख रहे हैं अपने आसपास, हम अपनी आईज को यूज कर रहे हैं, मतलब सेंस ऑफ विजन यूज कर रहे हैं, तो चीजों के बीच जो गैप है, जो स्पेस है, उस पर फोकस करना। और जैसे जो गैप हमारे अंदर भी होती है, कैसे, थॉट्स के बीच। आप कभी भी देखना, जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो बहुत फास्ट होते हैं, और जब हमारे थॉट्स, जिसको कहते हैं धैर्यवत संकल्प होते हैं, तब आप देखना एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच एक स्पेस होती है। तो उस स्पेस पर अटेंशन देना है, उस स्पेस पर फोकस करना है। लेट योर अटेंशन रेस्ट देयर। तो वहां पर एक बहुत स्थिरता, एक एकाग्रता आती है, और हम उस समय अपनी जो होलनेस है, अपनी इनफाइनाइट जो हमारा एग्जिस्टेंस है, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसको ऑथर ने बताया है, लिसन केयरफुली टू ऑल द साउंड्स एज दे कम एंड गो, डोंट फोकस ऑन एनी वन साउंड, but instead focus on the silence and the space between the sounds. As your attention steadies, notice how the sounds arise from silence and return to silence. Let your attention rest in the silence as you listen for the next sound. तो ये प्रैक्टिस बहुत ही डीप प्रैक्टिस है, और इसको एकदम से नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने कोशिश की थी ये। तो जैसे हम अपने थॉट्स को, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत स्लो एंड काम हो जाते हैं, वो पॉज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन हमारी ब्रीदिंग में भी आप देखो, जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, तो उसके बीच एक छोटी सी पॉज और गैप होती है। तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग से शुरू करें, फिर हम अपने थॉट्स के बीच स्पेस को देखें। तो वो जो 2 थॉट्स के बीच, ब्रीदिंग के बीच जो स्पेस होती है, उस पर अटेंशन अपना टिकाना। तो जब हम ये भी पॉसिबल है तब जब आप नॉन जजमेंटल हैं। जैसे साउंड के बीच, 2 साउंड के बीच में एक गैप है ना, हाँ, तो कई बार क्या होता है, साउंड आया तो हम उस साउंड के साथ
अपने आप को अटैच कर लेते हैं और पता करते हैं कहाँ से आया साउंड, ये यहाँ से होगा, ये वहां से होगा, डर जाते हैं, तो हम वहाँ जज करना शुरू कर देते हैं। यस तो यस। वहां भी हमें नॉन जजमेंटल होकर के हाँ सिर्फ ऑब्जर्व करना है बस। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम बैठे हैं साइलेंटली, और स्पेशली डे टाइम में जब बर्ड्स की आवाज अक्सर आती है, कोई ना कोई बर्ड, तो कोई बर्ड की आवाज हमें बहुत अच्छी लगने लगती है, और हम जब वो आवाज आती है तो हम उसे कंपेयर करते हैं कि नहीं वो वाली आवाज ज्यादा अच्छी तो थी। अगेन ये फिर जज जज करने वाली है, हमें बहुत यही अच्छा लगा, हम उसके साथ अटैच हो गए। बिल्कुल। तो ये अक्सर होता है, मतलब ये हो जाता है। हाँ हाँ। तो इसीलिए मुझे इजी लगा जब हम अपनी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, वहां हम कम कम जजमेंटल हो पाते हैं, कि हम अपनी ब्रीदिंग ना, जब ब्रीदिंग के बीच, जब हमारी ब्रीदिंग बहुत स्लो और काम आराम से होती है, तो बीच में गैप होती है, उस गैप पर अपना अटेंशन फोकस करना है, तो वो थोड़ा इजी होता है। और जो अपने थॉट्स के बीच भी जो गैप होती है ना, उस साइलेंस को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत एक अपनी होलनेस को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये ऑथर ने बताया, फिर चैप्टर का कंक्लूजन है, एज यू बिकम मोर माइंडफुल अ ग्रोइंग सेंस ऑफ होलनेस कम्स। तो स्पेशियसनेस, स्टिलनेस, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब हम मतलब अपने अंदर एक फील कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत अच्छे से वाइंड अप किया है माइंडफुलनेस के बारे में, और क्यों ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड है। वेस्टर्न कल्चर में तो माइंडफुलनेस को ही जैसे इतना प्रमोट किया जाता है, और ये आया है ज़ेन बुद्धिज्म से। और ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गूगल किया था तो पता किया कि ये बुद्धिज्म तक कैसे पहुंचा। एक्चुअली ये इंडिया से चाइना में गया, चाइना से जापान, एंड वहां पर ये बहुत पॉपुलर हो गया। हाँ, ये एक्चुअली गया ये, माइंडफुलनेस इंडिया का ही है ये। हाँ इंडिया से लेकिन ही गया था। इंडियन फिलोसफर ने छोड़ दिया था, वेस्टर्न वालों ने अडॉप्ट कर लिया, फिर उसको डेवलप कर दिया। नहीं, इस एक्चुअली ये गया इंडिया से चाइना में, एक इंडियन मॉन्क ही लेके गया, और हाँ चाइना वाले लोगों ने इस पर अच्छा काम किया। जापान में भी इसे एकदम एक डिसिप्लिन की तरह एक्सेप्ट किया गया, और फिर उसके बाद वहां से ये वेस्टर्न कल्चर में आया, और वेस्टर्न कल्चर में इसे बहुत ही ओपनली एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसमें कोई कल्चर रिलीजन का बैरियर नहीं। मेन इसमें ब्रीदिंग और सिटिंग मेडिटेशन है, ब्रीदिंग पर फोकस करना है, अपने थॉट्स पर फोकस करना है, तो दैट इज व्हाई इट गॉट सच वाइड एक्सेप्टेंस। एंड रियली ये हम भी अगर कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स महसूस हो रहे हैं, बहुत डीप बेनिफिट्स हैं इसके, इसको स्पेशली। साइकोथेरेपी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बना दिया है वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने, जी जी। इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है ये। मान रहे हैं जितने हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत रिसर्च हुई है। और इसको हम्म अगर हम देखें भाई जी, तो अगर हमारे इंडियन कल्चर में जो प्राणायाम, प्राणायाम से लोगों को कितना फायदा होता है, कितना कितना फायदा। फायदा होता बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब वो करना शुरू करते हैं। तो यही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। है। हम्म। तो ठीक है भाई जी, अभी हम प्रैक्टिस करें कि बाकी पार्टिसिपेंट्स अपना इनपुट देते, बहुत अच्छा लगता। हम लास्ट के हाँ, कुछ, कुछ कुछ अगर बोलना चाहें, क्योंकि हमारा ये माइंडफुलनेस का लास्ट है, ये नेक्स्ट जो जी हमारा सेशन होगा वो इमोशंस के ऊपर होगा। जी। तो कोई कुछ इनपुट देना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस माइंडफुलनेस के ऊपर अगर कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज। माइंडफुलनेस से बहुत बेनिफिट हो रहा है भाई जी। जैसे मैं भी इस पे वर्क कर रही हूँ। पहले जी हम जजमेंटल हो जाते थे, है ना। तो अभी ये बहुत प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, तो बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट जो रेकी मैं करती हूँ ना, रेकी भी मैं देखती हूँ, ये माइंडफुलनेस ही तो है। वहां जी क्या है कि यूनिवर्स की एनर्जी लेके हम वो एनर्जी को एक कंसंट्रेट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक अजीमा का पेशेंट आया था, बॉम्बे से वो लोग शिफ्ट हुए हैं। तो उन लोगों ने कहीं से सुना था, नहीं हमको रेकी करानी है। नो डाउट मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी। तो यही मेरी तो रेकी भी वही होता है कि जैसे माइंडफुलनेस ही हो गया ना। तो जी। पॉजिटिव इफेक्ट हुए आफ्टर 5 डेज। जब वो आई है तो उसका वो काफी क्लीन अप था। हम्म तो ये इफेक्टिव है प्रैक्टिकली लाइफ में, मैं तो देख रही हूँ। लेकिन माइंडफुलनेस को इतना प्रैक्टिकली हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये चैप्टर के साथ आप बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, गुरप्रीत सिस्टर ने अच्छे से वो कर रहे हैं। तो ये
हमें अपने सबको ही अपनी लाइफ में इसको लेके आना है, पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वेरी नाइस दीदी जी। अच्छा, माइंडफुलनेस में बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा 24/7 माइंडफुल नहीं रह सकता कोई भी। शुरुआत क्या करना, जब आप खाना खा रहे हैं माइंडफुल हो जाइए, जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जा रहे हैं माइंडफुल हो जाइए। इस तरीके से छोटा छोटा एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। जी सिस्टर, मूव फॉरवर्ड। और भी पार्टिसिपेंट्स शेयर करें। गुड इवनिंग, मैंने ओम तो शांति वैसे सभी को। ओम शांति। जी हाँ, गुरप्रीत सिस्टर, जी गुरप्रीत सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन तो आपने बहुत अच्छा कराया, और अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं आपने भी कराया और सुनील भाई जी ने कराया। काफी क्लैरिटी आती है। बस ये है कि एक बार और रिवाइज कर लें हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। मैं उतना टाइम अभी दे नहीं पा रही हूँ, तो अगर पॉसिबल होगा एक रिकैप भी किया जा सकता है एक ही सेशन के दिन, तीनों चारों चैप्टर्स करके, और उससे हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे हाँ, हम कि करेंगे, फर्स्ट बिल्कुल में, सेकंड में, थर्ड करेंगे। में जी क्या था, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे और जी आगे जी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देते हैं। आज प्रिंट आउट निकाला है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस को एक एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो हाँ हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाए। क्योंकि जितनी भी गलतियां हमारी हो रही हैं, छोटी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो माइंडफुलनेस ना होने की वजह से और माइंडलेसनेस, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, उसकी वजह से हो रहा है। और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये माइंडफुलनेस को हम प्रेजेंट मोमेंट से जब करते हैं रिलेट, तो इसका काफी असर दिखता है। और जैसे दीदी ने अभी, रेणु दीदी ने बोला कि वो हीलिंग में करती हैं, रेकी में करती हैं, ऐसे हम लोग सकाश जब देते हैं तो वहां पे भी हम लोग काफी माइंडफुल हो जाते हैं। तो एज राजयोगीज हम लोग काफी एक्सटेंड तक इसको अप्लाई कर रहे हैं वंडरफुल। अपनी लाइफ में, और जहां नहीं कर पा रहे हैं आई थिंक वहीं पे हमारा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। जी तो we can bring it back to our life in a more, expanded way. So thank you very much, both of you, all of you. थैंक यू। ओम शांति भाई जी, मुझे भी कुछ कहना है। जी जी प्लीज बोलिए। भाई जी, मैंने ना आपकी क्लासेस ना मिस ही कर दी हुई है। मुझे ना ज्वाइन ही नहीं होता। एक तो आपका टाइम 7:30 है, तो मुझे आप अच्छे लगते हो, मगर क्लासेस मिस हो जाती हैं, फिर मैं क्या करूं। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैंने कहा आपको सारे सेशन का ना रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। हाँ, मैंने आप करना था फोन को, मगर फिर मैंने बोला आप पता नहीं क्या सोचोगे, नहीं, ये क्यों क्लास सोचूंगा क्यों। है। फिर मुझे डर लग गया, फिर मैंने नहीं किया आपको फोन। तो बाबा अब के बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए। वो तो है, मगर आपसे थोड़ा, जब आपको मैंने मैसेज किया था पहले, आपने बोला भाई जी ओम शांति नहीं बोला। मैं ये पता नहीं कौन सा बंदा है जो बाबा को नहीं मानता है, तो ओम शांति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आपको पता है, मैं तो आपको 2 साल से पहले जानती हूँ, जब हम जूम पे आते थे, जब हम पढ़ते थे पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में। आप अच्छा, मैं इतना समझ गया दीदी जी, ये इसी को परसेप्शन कहते हैं। आपने परसीव कर लिया मेरे बारे में, कुछ एक इमेज बना लिया। एक लर्निंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरे बारे में एक इमेज बना लिया, अब उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप गाइड हो रहे थे। तो आप तो अच्छे हो ना, इतना अच्छा अच्छा समझाते हो, तो फिर तभी तो मैं ज्वाइन एक्चुअली हुई। तो ये फिर मीटिंग 6 मिनट्स में एंड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। So let us start a practice. Rakhi sister, shall we start? हाँ जी, हाँ। यस यस। So let us sit comfortably and focus on our breathing. Very deep, calm breathing. Now very gently connect with your inner qualities of kindness and compassion. अपने अंदर की करुणा, रहम और दया भाव से कनेक्ट हो जाएं। अब अपने आप से बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करें, जैसे एक माँ
अपने बच्चे से करती है। नर्चर योरसेल्फ। मैं सदा सुरक्षित हूं। मैं सदा खुश हूं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मेरे जीवन में सहजता है। अपने दिल की भावनाएं इन शब्दों में डालें और गहराई से महसूस करें कि मैं सुरक्षित हूं। मैं सदा खुश हूं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मेरा जीवन बहुत सहज है। महसूस करें कि आपके अंदर दया और करुणा भरपूर है। अपने लिए इस करुणा को, काइंडनेस एंड कंपैशन को फील करें। Now very gently shift your attention to any of your friend who is in trouble or any group that is in trouble. It is just like Sakash. And send them these kind, good wishes. Send them energy of compassion. और वो सदा खुश रहे। ऐसी सुंदर पल उन्हें भेजे। नहीं 10 लोग। ओ बस 10 का ग्रुप है। ऐसा करने से आप अपने लिए ही एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। और आपके संबंध मधुर होते हैं। And you are free from the resentment that you may be holding. इस तरह अपने अंदर के प्रेम और करुणा को इमर्ज करें और इस प्योर एनर्जी को पहले स्वयं प्रति अनुभव करते हुए हम दूसरों के लिए भी अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। सो आप सबका थैंक यू जुड़ने के लिए एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। जी तो अब हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से आज का सेशन, ये चैप्टर भी बहुत छोटा था। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ये इमोशंस के ऊपर हम बात करेंगे। ज्योति का मोबाइल बज रहा है। ज्योति जायसवाल मैम का कंटिन्यू आवाज आ रहा है। हाँ जी।
भाई जी इसमें ना हम ये कर सकते हैं, जैसे किसी को नहीं भी पता होता कि हमारा खुला हुआ है, यानी कि म्यूट अनम्यूट हो रखा है, तो ऐसे में जो होस्ट होते हैं वो कर उनको सकते ये हैं। कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ हाँ कर सकते हैं। अभी अभी चूंकि होस्ट सिस्टर गुरप्रीत थी, अगर अच्छा आप ओके ओके ओके। ऊपर से ना वो कर सकते हैं।